हेलो गाइस, हमने एक नॉवेल स्टार्ट किया था दी हाउसमेड सीक्रेट, जो कि लिखा है फरीदा मैकफadden ने, और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इसका एपिलॉग। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मिली 3 महीने बाद। मुझे समझ नहीं आता कि एंजो के पास इतनी चीज़ें उसके छोटे से स्टूडियो के अपार्टमेंट में कैसे हैं। वो मेरे अपार्टमेंट में आता है और उसके हाथ में बॉक्सेस होते हैं, और लगता है ये 10 मिलियन बॉक्सेस हैं जो उसकी चीज़ों से भरा पड़ा है। वो उसे उठाता है और दूसरे बॉक्स के ऊपर रख देता है। ठीक है, एंजो को बॉक्सेस उठाते देखना टॉर्चर नहीं है, क्योंकि उसके मसल्स उसकी टी शर्ट के अंदर से बल्ज कर रहे हैं। और फॉर गॉड्स सेक, क्या है इन बॉक्सेस में? ये आदमी तो बस 7 या 8 टी शर्ट्स में ही घूमता है, या ब्लू जीन्स के 2 पेयर्स के साथ। और क्या ही हो सकता है इसके पास? बस यही सब है, मैं उससे पूछती हूँ, जबकि वो अपने माथे से पसीना पोंछ रहा होता है। नहीं, 2 और हैं। 2 और? मैं थोड़ा रिग्रेट करने लगती हूँ इस फैसले को। वैसे ज़्यादा नहीं, ब्रॉक से ब्रेकअप के बाद एंजो और मैं बिल्कुल वैसे ही रिश्ता जारी रखे हुए हैं जैसे वो इटली जाने से पहले रखे हुए था। मगर इस दफ़ा दोनों को ये पता था कि हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। तो जब उसने ये पॉइंट आउट किया कि वो हर महीने रेंट का पैसा उड़ा रहा है जबकि वो हर रात मेरे अपार्टमेंट में ही रहता है, तो मैं जल्दी से ये सजेस्ट कर गई कि वो मेरे साथ रहने आ जाए। अजीब है, जब सब कुछ ठीक होता है तो बस पता चल जाता है कि ये ठीक है। 2 छोटे बॉक्सेस, एंजो कहता है। कुछ नहीं है। मैं कहती हूँ। मुझे उसकी बात पे यकीन नहीं है। उसका छोटा बॉक्स का मतलब है कुछ जो मेरी ताकत से भी हल्का हो। वो मुस्कुराता है। सॉरी, मैं इतना परेशान कर रहा हूँ। वो बिल्कुल भी परेशान नहीं कर रहा। असल में वो ही है जिसकी वजह से मुझे इस अपार्टमेंट में रहने की इजाज़त मिली। मिसेस रैंडॉल अब भी मुझे घर से निकालने वाली थी, जबकि मैं बिल्कुल एक्सोनरेटेड हो गई थी। लेकिन एंजो ने उससे बात की, और अचानक वो खुश हो गई कि मुझे रहने देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो काफ़ी चार्मिंग है। एंजो कमरा पार करके मेरे पास आता है और अपने हाथ मेरे इर्द गिर्द डाल लेता है। चाहे उसे बॉक्सेस उठाते उठाते थोड़ा पसीना आ गया हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं फिर भी उसे किस करने देती हूँ, हमेशा। अच्छा, वो कहता है। वो आखिरकार मुझसे अलग होता है। मैं दूसरे बॉक्सेस लेने जाता हूँ। मैं ग्रॉन करती हूँ। हम दोनों को मिलकर ये बॉक्सेस देखने होंगे और काफ़ी चीज़ें निकालनी होंगी। और हाँ, मेरे पास आज कुछ ड्रॉअर स्पेस क्लियर करने का प्लान भी है। कुछ मिनट बाद जब एंजो चला जाता है, नीचे के दरवाजे का बजर बजता है। एंजो ने डिनर के लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर करने का कहा था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसने अब तक ऑर्डर दिया होगा। इसका मतलब है कि सिर्फ एक ही शख्स हो सकता है जो नीचे हो। मैं बजर दबाती हूँ ताकि उसे ऊपर आने दूँ। 1 मिनट बाद मेरे दरवाजे पर ज़ोर-ज़ोर से दस्तक होती है। मैं अपने बिस्तर पर रखे हुए बॉक्सेस उठाती हूँ और उसे लिविंग रूम में ले जाती हूँ। एक हाथ में बॉक्स संभालते हुए दूसरे हाथ से दरवाज़ा खोलती हूँ। ब्रॉक मेरे दरवाजे पर खड़ा होता है, हमेशा की तरह। वो महंगी सी टी-शर्ट में होता है, बालों को परफेक्टली स्टाइल किया हुआ होता है, दाँत चमक रहे होते हैं कि मैंने उसे 3 महीनों में पहली बार देखा है। और ऐसा लगता है जैसे मैं भूल गई हूँ कि वो कितना हैंडसम है। मुझे यकीन है कि वो किसी और के लिए बहुत अच्छा शौहर साबित होगा, लेकिन वो मैं नहीं होंगी। हे, वो कहता है, तुम्हें मेरा सामान मिला? सब कुछ यहाँ है, मैं कहती हूँ। मैं बॉक्स ब्रॉक की तरफ बढ़ाती हूँ। जब मैं एंजो के लिए जगह बना रही थी तो मुझे याद आया कि एक ड्रॉअर में अब भी ब्रॉक के कपड़े और कुछ रैंडम चीज़ें पड़ी हैं जो उसने छोड़ दी थी। मैंने सोचा सब कुछ बस फेंक दूँ, लेकिन फिर मुझे याद आया कि जब पुलिस ने मेरी गिरफ्तारी के लिए आना था, तो उसने मुझे पहले ही बता दिया था। इसलिए मैंने सोचा कि उसे कॉल करूँ और पूछ लूँ कि क्या उसे अपना सामान चाहिए। उसने कहा था कि वो अगले दिन आएगा। शुक्रिया मिली, वो कहता है। कोई बात नहीं। वो दरवाजे पर रुकता है। तुम अच्छी लग रही हो। ओह गॉड, क्या हम अब ये गेम्स खेल रहे हैं? शुक्रिया, तुम भी, मैं कहती हूँ। और फिर अपने आप को रोक नहीं पाती, पूछ बैठती हूँ, क्या तुम किसी को देख रहे हो? वो सर हिलाता है। कोई ख़ास नहीं। वो मुझसे वो सवाल नहीं करता जिसके लिए मैं शुक्रगुज़ार हूँ। इतनी बार जब उसने मुझे कहा कि मेरे साथ रहना चाहता है और मैंने मना कर दिया था, तो अब जब कि मैं एंजो के साथ रहने जा रही हूँ तो उसके लिए ये और भी तकलीफ़देह होता। और जबकि चीज़ें ब्रॉक के साथ उसी वक़्त ख़त्म हो गई थी जब वो पुलिस स्टेशन में मुझे छोड़कर चला गया था। मुझे पता है कि वो मुझसे प्यार करता था, शायद उससे ज़्यादा जितना मैं उससे करती थी। तो वो कहता है और बॉक्स को अपने हाथों में एडजस्ट करता है। गुड लक इन सब के साथ। तुम्हें भी। लगता है फिर मिलेंगे। मुझे नहीं पता कि मैंने ये आखिरी जुमला क्यों कहा। शायद मैं उसे कभी दोबारा ना मिलूं। मैं दरवाज़ा बंद करने वाली होती हूँ जब ब्रॉक अपना हाथ आगे करता है मुझे रोकने के लिए। ओह है मिली।
ہاں، وہ باکس کو ہلاتا ہے، اس کے اندر دیکھتا ہے، پھر میری طرف دیکھتا ہے۔ کیا میری ایکسٹرا دوائیوں کی بوتل اس میں ہے؟ میں اپنے ناخنوں کو اپنے ہاتھوں کی ہتھیلی میں گاڑتی ہوں۔ کیا؟ میری ڈیجاکسن کی ایکسٹرا بوتل، وہ وضاحت دیتا ہے۔ وہی جو میں رات گزارنے کے وقت تمہارے میڈیسن کیبنٹ میں رکھتا تھا۔ کیا وہ اب بھی تمہارے پاس ہے؟ میں ٹرپ پر ایکسٹرا بوتل لے کر جاتا ہوں۔ ام میں ناخن اور گہرا گاڑ دیتی ہوں۔ نہیں، میں نے نہیں دیکھی میڈیسن کیبنٹ میں، شاید میں نے پھینک دی ہو۔ معذرت۔ وہ ہاتھ ہلاتا ہے۔ کوئی بات نہیں، خوشی ہے کہ تم نے میرا ییل کا ہوڈی نہیں پھینکا۔ براک آخری بار الوداع کہہ کر سیڑھیوں سے نیچے چلا جاتا ہے اور میں دروازہ بند کرنے کے بجائے اسے دیکھتے ہوئے سانس روکے رکھتی ہوں جب تک وہ نظر سے غائب نہیں ہو جاتا۔ مجھے نہیں لگتا تھا کہ وہ اس بوتل کو یاد رکھے گا جو اس نے میڈیسن کیبنٹ میں چھوڑی تھی، لیکن مجھے یاد تھی۔ جب وہ مجھے پہلی بار ملی تھی، جب ہم ڈیٹنگ کر رہے تھے، میں نے دوائی کے بارے میں ریسرچ کیا، صرف اس لیے کہ اپنے بوائے فرینڈ کے بارے میں زیادہ جان سکوں۔ تب مجھے پتہ چلا کہ اگر ڈیجاکسن کی زیادہ ڈوزیج لے لی جائے تو یہ دل کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے، حتیٰ کہ فیٹل اررتمیاز بھی ہو سکتی ہیں۔ یہ بات میں نے اپنے ذہن کے ایک کونے میں سیو کر لی تھی۔ ڈیجاکسن اپنے خطرناک اثرات کے باوجود ایک عام دل کی دوائی ہے، اتنی عام کہ ڈاگلاس گیرک بھی اسے اپنے ایٹریل فبریلیشن کے لیے لے رہا تھا۔ لیکن وینڈی گیرک جس ڈیجاکسن سے اوور ڈوز ہوئی تھی، وہ ڈاگلاس کے اسٹاک سے نہیں آئی تھی، جیسے پولیس سمجھ رہی تھی۔ جب مجھے اینزو کی کار کی چابیاں ملی، اس کے بعد جب مجھے پتہ چلا کہ میری گرفتاری کا وارنٹ ہو سکتا ہے، تب بھی میں اس کیبن نہیں گئی۔ میں نے اینزو سے اپنا وعدہ نبھایا۔ میں سیدھا مینہٹن چلی گئی۔ میں رسل سائمنڈز کی بیوی میری بیتھ کے اپارٹمنٹ گئی، جو اصل ڈاگلاس گیرک کی امپلائی رہ چکی تھی۔ میں نے دروازہ ناک کیا اور اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروایا۔ میری بیتھ ایک بہت اچھی عورت نکلی۔ وہ اپنے باس کی موت سے کافی اداس تھی اور مجھے برا لگ رہا تھا اسے اس کے شوہر کے بارے میں بتانا، لیکن جب ہم دونوں نے اچھی اور لمبی بات چیت کی تو اسے کافی اچھا محسوس ہوا، اور جب اسے یاد آیا کہ رسل نے کچھ سال پہلے ایک بہت بڑی لائف انشورنس پالیسی لی تھی، تو میری بیتھ نے فیصلہ کیا کہ وہ اس کیبن میں ایک چھوٹی سی تھراپیوٹک ڈرائیو کر جائے گی۔ اور رہی میری بات، تو میں اپنے راستے چلی گئی، ایک ڈیجاکسن کی بوتل کے بنا۔ اور سب سے آئرونک بات تو یہ ہے کہ اگر وینڈی نے اپنے شوہر کو اس کی اپنی دوائی کا تھوڑا سا زیادہ ڈوز دے دیا ہوتا تو ہو سکتا تھا کہ اس کی موت ہو جاتی، اور یہ ثابت کرنا مشکل ہوتا کہ ڈوز غلطی سے دیا گیا تھا۔ وینڈی اپنی طرف سے بہت سی پریشانی سے بچ سکتی تھی، لیکن اس نے انتہائی غلط فیصلہ کیا۔ اس نے ایک نہایت خطرناک شخص کو انڈر اسٹیمیٹ کر دیا تھا، مجھے، اور اس نے اس کی بھاری قیمت چکائی۔